नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से। अब आप सबने पहले भी बात सुना होगा कि एचएएल की तरफ से भी तेजस की एक लीड इन फाइटर टेनर वेरिएंट को बनाने की बात की गई थी और इसको लिफ्ट वेरिएंट कहा जा रहा था। लेकिन इसके बाद एचएएल की तरफ से एक और यानी कि हिंदुस्तान लीड इन फाइटर टेनर 42 नाम की एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जिसको शॉर्ट में HLFT-42 का नाम दिया गया था, जो कि सेम तेजस लिफ्ट वेरिएंट की कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस होने वाला था। अब इन दोनों को लेके पहले से ही काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहा था कि ये दोनों सेम एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, फिर अलग अलग एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। अब देखा जाए तो तेजस की लिफ्ट के बदले एचएएल की तरफ से अपनी HLFT-42 एयरक्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। और एचएएल की तरफ से इस साल की ये रिपोर्ट में ये बताया गया कि HLFT-42 एक लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसको तेजस को ही बेस करके यानी कि तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को ही बेस करके बनाया जाएगा, जिस तरीके से लिफ्ट वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया था। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे कॉस्ट कटिंग हमको देखने को मिलने वाला है, जैसे कि HLFT-42 में जो एयरफ्रेम होने वाला है वो पूरा मेटल एयरफ्रेम होने वाला है, जबकि तेजस में हमको कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, या मैक्सिमम कंपोजिट मेटल को इस्तेमाल करके ही तेजस की मेन एयरफ्रेम को बनाया जाता है, जो कि इसकी कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा HLFT-42 में डिजिटल फ्लाईओवर सिस्टम के बदले पावर असिस्टेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, तो वहां पर भी कॉस्ट कटिंग होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। एचएएल की तरफ से भी इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने पर भी प्लान किया जा रहा है, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और जिनको कम प्राइस पर तेजस जैसे खूबियाँ चाहिए उनके लिए इसको ऑफर किया जा सकता है। लेकिन इसी एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को भी ऑफर किया जाने वाला है, और ये पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अभी तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं, या तेजस की लिफ्ट वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं, या फिर तेजस की HLFT-42 वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं। और इसमें HLFT-42 सबसे सस्ता ऑप्शन भी होने वाला है, जिसको मेनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नए पायलट्स के नहीं रूकी पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एचएएल के मुताबिक ये तेजस की तरह ही हैंडलिंग और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को ऑफर करने वाला, और सभी सिस्टम वहाँ पे सेम होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करने की बात की गई है, और इसमें सिर्फ इंजन के अलावा बाकी सभी सिस्टम इंडिजिनस सिस्टम होने वाला है, जिस वजह से इसमें इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा काफ़ी हद तक ज़्यादा होने वाला है। इस पर अभी एक चीज़ को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें फ्लाईओवर सिस्टम को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इसके बिना शायद इसकी कंट्रोल के ऊपर थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है, तो उसमें फ्लाईओवर सिस्टम को इंक्लूड करने की बात किया जा रहा है। अगला अपडेट मिडजेट सबमरीन को लेके। आप सभी को पता होगा कि एलएनडी की तरफ से अभी एक मिडजेट सबमरीन को डेवलप किया गया था, जिसको एलएनडी की तरफ से SOV-400 का नाम दिया गया है। इस सबमरीन की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 550 टन तक होने वाली है, और इसमें 2 टॉर्पेडो ट्यूब्स भी मौजूद है, जिसमें 533 mm की टॉर्पेडो को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हैवीवेट टॉर्पेडो होने वाले हैं, जो कि इसकी साइज के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी फार पर को प्रोवाइड कर सकता है। अब ऐसे ही कुछ सबमरीन के लिए 2009 में इंडियन नेवी की तरफ से कुछ मिडजेट सबमरीन को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन उसके बाद से कभी भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई खास नज़र नहीं दिया गया था। नॉर्मली ऐसे सबमरीन को स्पेशल फोर्सेस की तरफ से या फिर सैलो ऑटो ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे ही सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आज तक भारत की तरफ से कभी भी ऐसे सबमरीन को अपने सर्विस में इंडक्ट करने के बारे में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। इस बार की डिफेंस एक्सपो के दौरान भी एलएनडी की तरफ से अपनी इस मिडजेट सबमरीन को डिस्प्ले करके रखा गया था, जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया है। अब एलएनडी का कहना है कि वो इस सबमरीन को भी एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखकर डेवलप कर रहे हैं, और जो देश अभी पहली बार सबमरीन को ऑपरेट करना चाहते हैं या फिर जिनके पास बजट को लेके थोड़ा बहुत इशू है, उनको इसको ऑफर किया जा सकता है। अब जहां तक बात रही इंडियन नेवी की, तो हमको भी ऐसे करीब 5 वेसल की जरूरत है, लेकिन नेवी के मुताबिक जो स्पेसिफिक डिजाइन अभी एलएनडी की तरफ से पेश किया जा रहा है वो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिट नहीं होता है, तो उस वजह से अभी नेवी की तरफ से इसमें इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन इसमें आगे चल के एलएनडी की तरफ से लिथियम आयन बैटरी पैक को भी इंक्लूड करने की बात किया जा रहा है। अगला अपडेट चाइनीज स्पाईशिप को लेके। कल ही मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया था कि चाइना की तरफ से भी एक स्पाईशिप को इंडियन ओशन रीजन में भेजा गया था, जो कि अभी इंडियन ओशन रीजन में एंटर कर चुकी है, और ये बात क्लियर है कि इसे चाइना की तरफ से भी इंडियन ओशन रीजन में भारत की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले मिसाइल टेस्टिंग एक्टिविटी को चेक करने के लिए वहां पे भेजा गया। खास करके हाल ही में ही
टेस्ट किया गया अग्नि प्राइम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जैसे सिस्टम के बाद चाइना भारत की मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर सीरियसली नज़र रखना चाहता है, क्योंकि अभी तक चाइना को लगता था कि उसके पास जो कैरियर किलर मिसाइल मौजूद है वैसे मिसाइल भारत के पास नहीं हो सकते, जबकि अग्नि प्राइम की टेस्टिंग के बाद ये बात सामने आ चुका था कि इसको भारत चाहे तो एक कैरियर किलर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, जो कि चाइना की DF-21 जैसे मिसाइल को काउंटर कर सकते हैं। और भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर भारत के पास चाइना की तरफ से किए जाने वाले अटैक को डिफेंड करने के साथ साथ चाइना के ऊपर स्ट्राइक करने की दोनों की काबिलियत मौजूद है, जिस वजह से चाइना अभी इतना अग्रेसिवली अपनी स्पाई शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पर इंडियन नेवी की तरफ से बात क्लियर किया जा चुका है कि भारत कभी भी चाइना की स्पाई वेसल को भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आने की अनुमति नहीं देने वाला, जो कि हमारी कोस्ट लाइन से करीब 200 नॉटिकल मील की डिस्टेंस तक फैला हुआ है। अब हालांकि अभी भारत की तरफ से अलग अलग देशों की शिप्स को और वॉरशिप्स को भी हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होते हुए पास करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन जहां पर हमको खतरा महसूस होता है वहां पर हम इनको अलाउ नहीं कर सकते। और खास करके रिसर्च वेसल्स को और स्पाई शिप्स को भारत की तरफ से अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर बिना परमिशन के आने की या पास करने की अनुमति नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, यानी कि नेवी चाहे तो उनको रोक सकता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशन हो जाते हैं तो वैसे हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है, लेकिन ये यूनिफॉर्म वे में नहीं है, यानी कि किसी जगह पे थोड़ा ज़्यादा है तो किसी जगह पर इसकी लेंथ थोड़ी कम है। अब क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ और म्यांमार जैसे देशों के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं और बे ऑफ बंगाल हम सभी के बीच कॉमन है, तो ऐसे में उनके पास भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मौजूद है। तो वो अगर अभी इस चाइनीज रिसर्च वेसल 116 को अपनी वाटर में आने की अनुमति दे देते हैं या अपनी पोर्ट पर आने की अनुमति दे देते हैं तो ये भारत के लिए चिंता करने वाली बात बन सकती है। खास करके बांग्लादेश की चिटगांव पोर्ट और श्रीलंका की हम्बनतोटा पोर्ट में अगर इसको आने की अनुमति मिल जाती है तो ये भारत के लिए बहुत ही चिंता करने वाली बात हो सकती है और भारत के लिए एक खतरा भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।